काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते ना तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे, अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूंगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल, कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है।
जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहां उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं। शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। गांव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहां अभी भी ऐसी काफी चीजें थी जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे, पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थी। अरे आज वो बीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी बीना की बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मजा करो ना, कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है। कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में, बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती हैं ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा, है? वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं,
तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज पापी दुष्ट आदमी, शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है। और मार इसे, आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं। तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में ना नहाया करो। जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था, सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते? मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो? अजी, इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नान घर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रहे हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी। इसी के लायक था तो। जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नियत देखकर उन्हें मार डालती थी। गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है, जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक। ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे, क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहां आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी, यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी।
वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते। जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नान घर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो। सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। विधवा सास की शादी। शर्मिला अपने बहू बेटे की शादी कराकर पहली रसोई की रस्म करती है। मोनिका के हाथ का बना हलवा खाकर शर्मिला कहती है, अरे वाह बहू, बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है तुमने, बहुत बढ़िया। बहू, लगता है हलवा काफी बार बना चुकी हो। जी माँ जी, प्रैक्टिस हो गई है अब तो बनाते बनाते। अरे ऋषभ जी, आप भी खाकर बताइए ना कि मैंने कैसे बनाया है। अरे बेटा, शादी के बाद एक रस्म होती है, उसमें पहली रसोई में जो भी बनता है वो पति पत्नी एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाते हैं। तो खिलाओ, ये रस्म तुम्हारे पापा ने भी मेरे साथ की थी। ये कहते ही शर्मिला उदास हो जाती हैं। तभी ऋषभ कहता है, मोनिका, माँ का ध्यान भटकाओ, वो उदास हो गई हैं। अरे माँ जी देखिए ना, हम दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को हलवा खिलाते हैं और शर्मिला आशीर्वाद देते हुए कहती है, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, सौभाग्यवती भव बहू। ये लो बहू, ये पुश्तैनी हार है जो अब से तुम्हारा हुआ। शुक्रिया माँ जी, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही कीमती भी है। वक्त बीतता है। मोनिका घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। शाम को मोनिका शर्मिला से कहती है, माँ जी, मैंने आपका खाना बना दिया है। वो क्या है ना, ऋषभ जी मुझे आज डिनर पर ले जा रहे हैं, तो क्या मैं उनके साथ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तेरे पापा जी भी मुझे माफ करना बेटा, बार बार मैं ऐसी बातें करने लगती हूँ। तुम जाओ। मोनिका, चलो, बहुत टाइम हो गया है। माँ, आप अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ हाँ, तुम जाओ। इस तरह दोनों बाहर डिनर करने चले जाते हैं। तो मोनिका ऋषभ से कहती है, ऋषभ, तुमने माँ जी के बारे में एक बात नोटिस की? कौन सी बात मोनिका? यही कि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। कोई बात होती है तो वो पापा जी को ही याद करने लग जाती हैं। शायद हमें देखकर उन्हें अपनी बीते दिन याद आ जाते हों। हाँ, ये मैंने नोटिस किया है, पर ये कौन सी बड़ी बात है? पिताजी के जाने के बाद माँ गुमसुम सी हो गई है, बिल्कुल अकेली। खैर, तुम खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। जी आप भी खाइए और मेरे फेवरेट पास्ता भी मंगा दीजिए। जहाँ दोनों खुशी से डिनर कर रहे थे, वहीं शर्मिला अपने पति की फोटो को हाथ में लिए रोते हुए कहती है, नरेंद्र जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। दो हंसों के जोड़े को देखकर मुझे आपके साथ बिताई बातें याद आती हैं, और आप भी, काश आप वापस आ सकते। ये कहकर रोते हुए शर्मिला अपने पति की तस्वीर पकड़कर सो जाती है। रात के 10 बजे बहू बेटे घर वापस लौटते हैं। मोनिका शर्मिला को आवाज लगाती है। वो कहीं नहीं दिखती तो दोनों ओर से ढूंढने कमरे में जाते हैं। वहाँ वो शर्मिला कमरे में जमीन पर बैठे हुए तस्वीर के साथ सोई हुई मिलती है। तो अपनी सास के आंसू देखकर मोनिका कहती है, माँ जी। ऋषभ, इसका मतलब माँ जी रो रही थी। हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो कितना अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी हमारे बिना। इसीलिए पापा की तस्वीर को देखकर रोते रोते सो गई। ऋषभ, अब से हम माँ जी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मोनिका, यही सही रहेगा। हमें उनका ध्यान भटकाना होगा, जिस वजह से वो ये सब न सोच पाए। अगले दिन मोनिका अपनी सास के साथ खूब हंस हंस कर बातें करती है। उसे चुटकुले सुनाती है और कहती है, माँ जी, अच्छा लगा ना आपको ये जोक? हाँ बेटा, बहुत। माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, आप जरा मार्केट से कुछ सब्जियां ले आएंगी। आपको जो पसंद हो वो ले आना। ठीक है बहू। ये बोलकर शर्मिला मार्केट चली जाती है। वो सब्जी लेकर लौट रही थी कि एक ट्रक उसकी ओर आ रहा था। तभी रमेश नाम का बूढ़ा व्यक्ति शर्मिला को देखकर पहचान जाता है और उसको ट्रक से होने वाली टक्कर से बचा लेता है।
शर्मिला एकदम से उसे देखकर कहती है, रमेश तुम यहाँ कैसे? ट्रक आ रहा था तुम्हारी ओर, तुम्हें देखा तो बचाने आ गया। पहले की तरह तुमने आज भी मुझे फिर से बचा लिया। हाँ वो तो है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरा घर पास में ही है, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। हाँ, जरूर। तुम्हारे हाथ की चाय को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। शर्मिला रमेश को अपने घर ले आती है और मोनिका से कहती है, मोनिका बहू, देखो हमारे घर कौन आया है। ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, रमेश। मार्केट में आज इन्होंने मेरी जान बचाई तो मैंने घर ले आई। क्या माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते अंकल, आपने मेरी माँ जी की जान बचाई। आप दोनों काफ़ी टाइम बाद मिले होंगे, बैठकर बातें कीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ये बोलकर मोनिका रसोई में चली जाती है और नाश्ता लेकर आती है। दोनों को एक दूसरे से इतना हंसी मजाक करता देख मोनिका कहती है, दोनों साथ में कितना खुश हैं। आज से पहले मैंने माँ जी को इतना हंसते खिलखिलाते हुए कभी नहीं देखा। अंकल जी, ये लीजिए, खाइए। अरे बेटा, इनकी चाय में ज्यादा चीनी तो नहीं डाली ना? माँ जी, मुझे नहीं पता था कि कम डालनी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा भी होगी तो मैं पी लूंगा। आखिर तुम भी तो मेरी बहू ही हो। जी अंकल। नाश्ता करने के बाद रमेश उसे शगुन देकर कहता है, ये लो बहू, तुम्हारा नेक। पहली बार आया था तो देना तो बनता है। शुक्रिया अंकल जी। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, आप दोबारा आना और आते ही रहना। हाँ, क्यों नहीं बेटा। ये बोलकर रमेश चला जाता है। वहीं रात में मोनिका अपने पति को रमेश के बारे में सारी बात बताती है और कहती है, पता है ऋषभ, आज मैंने माँ जी को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। उनका रमेश अंकल के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, शायद कॉलेज से। माँ जी की खुशी के लिए तो मैंने उन्हें रोज आने जाने के लिए भी कह दिया। मेरी प्यारी बेबी मेरी माँ का कितना ख्याल रखती है। आई लव यू टू मच। इस तरह रमेश का आना जाना लग जाता है। वो हफ्ते में 2-3 बारी आया करता था और शर्मिला के साथ बहुत बातें किया करता था। शर्मिला में उसे कुछ बदलाव भी देखने को मिले। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते कि एक दिन मोनिका उनकी बातें सुन लेती है। शर्मिला, जब से तुमसे दोबारा मिला हूँ मुझे हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं कैसे दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं विधवा हूँ, मेरे बहू बेटे हैं। अच्छा लगता है क्या इस उम्र में ये सब? और तुम्हारी भी तो बीवी बच्चे होंगे। नहीं शर्मिला, तुमसे प्यार करने के बाद मैंने और किसी से प्यार और शादी नहीं की। तुम आज तक मेरे लिए कुंवारे हो और मुझसे प्यार करते हो? हाँ शर्मिला, आज भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुमसे शादी करना चाहता था, वैसे भी तो तुम अकेली हो। तुम पागल हो गए हो। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, जाओ मेरे घर से। ठीक है, पर मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ये सब बोलकर रमेश चला जाता है। मैं नरेंद्र जी के साथ बहुत खुश थी, पर अब जब रमेश वापस आ गया है तो मुझे मेरा पहला प्यार पुकार रहा है। लेकिन आज का समाज ये सब नहीं मानेगा। उसे रमेश, तुम्हें मुझसे दूर जाना ही होगा। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसका मतलब माँ जी भी रमेश अंकल से शादी करना चाहती हैं। मोनिका ऋषभ को माँ जी और रमेश जी की बातों के बारे में बता देती है। मोनिका, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि माँ जी को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। वो कब तक ऐसे अकेली रहेंगी? लेकिन मुझे नहीं लगता माँ जी कभी तैयार होंगी। हम उन्हें एक बार समझा कर देखते हैं। दोनों उसे शर्मिला को समझाने के लिए उसके पास जाते हैं और वो कहती है, नहीं बच्चों, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। पर तुम दोनों को कैसे पता चला? माँ, मोनिका ने आपकी सारी बातें सुन ली थी और हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। हर किसी को अपनी गृहस्थी बसाने का हक है। हाँ माँ जी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सोचना जरूर। शर्मिला बहुत सोचती है। 2 दिन बाद आकर हिम्मत जुटाकर कहती है, बहू, मैंने बहुत सोचा। मैं रमेश से पहले तो शादी नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार जरूर करना चाहती हूँ। मेरी वजह से अभी तक कुंवारा है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये देखा ऋषभ, माँ जी तैयार हैं। अब तो हमें माँ जी की शादी की तैयारी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। इस तरह मोनिका अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी विधवा सास की शादी रमेश से करा देती है। फिर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।
मालगाड़ी पर चुड़ैल का कब्जा। सलोनी और वरुण स्टेशन जाने के लिए निकल चुके थे। दोपहर के 2 बजे वो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी स्टेशन पर जैसे ही मालगाड़ी आती है वैसे ही मौसम का रुख बदलकर काला आसमान हो जाता है। ये देखकर लोग अचंभित होकर कहते हैं, अरे भला ये मौसम कैसे बदल गया? ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज रहे हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर ये हुआ कैसे? अरे गॉड नोज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। तभी स्टेशन पर तेज आंधी चलने लगती है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं मालगाड़ी में से कुली बोरी उठाकर जब ले जा रहे थे तो उसमें से खून टपक रहा था। ये देखकर सलोनी डर जाती है और कहती है, बचाओ बचाओ, खून खून, हटाओ उसे यहाँ से। सलोनी सलोनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम घबरा क्यों गई हो? वो देखो, वो रहा, वो कुली उन मालगाड़ी से जो बोरी निकाल रहा है उससे खून निकल रहा है। सलोनी के कहने से जब वरुण उन बोरियों की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सलोनी, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वहां पर कुछ भी नहीं है। तुम पानी पियो, वैसे भी हमारी ट्रेन को आने में आधा घंटा है। ठीक है। मालगाड़ी से जब सारा सामान उतर जाता है तो ट्रेन चालक कुलियों से कहता है, अरे भाई तुमने सारा सामान उतार दिया ना यहाँ पर? हाँ साहब, सारा सामान उतार दिया, बस एक बोरी बची है। ठीक है, उस बोरी को भी वहां से उतरवा कर वहीं रखवा दो और अगले स्टेशन पर दूसरे अनाज की बोरियां रखवानी है, जल्दी करो। जी साहब। ट्रेन चालक की बात सुनकर जब वो कुली उस मालगाड़ी से आखिरी बोरी उतारने जाता है तो एक बूढ़े व्यक्ति को उस कुली के कंधों पर एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे वो बूढ़ा व्यक्ति डर जाता है। अरे अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे एक चुड़ैल कुली के कंधे पर बैठी है। अरे बचाओ बचाओ, इस स्टेशन पर भूतनी और चुड़ैल है। लगता है तूने मुझे देख लिया, आ रही हूँ मैं तेरे पास। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे मेरे पास चुड़ैल आ रही है। वो बूढ़ा व्यक्ति चिल्ला चिल्लाकर आसपास के लोगों को बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता क्योंकि किसी को कोई चुड़ैल दिखती ही नहीं। ये सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति को दिख रही थी और इतने में वो चुड़ैल उस बूढ़े व्यक्ति का गला काटकर मार डालती है। मौजूद लोग उसकी मौत देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे ये हमसे क्या हो गया? वो बूढ़े बाबा हमें बुलाए जा रहे थे और हम किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसका मतलब सच में इस जगह कोई बुरी शक्ति है। तुम सही कहते हो बेटा, चलो चलते हैं। उसके ये कहते ही आसपास के लोग भागने लगते हैं। वहीं चुड़ैल उस कुली के पास जाती है जहां वो बोरी उठाकर अपने कंधे पर रखता है। इतने में उस मालगाड़ी का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और उस मालगाड़ी की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। ये देखकर वो कुली डर जाता है और घबरा कर कहता है, ये क्या हो रहा है अचानक से? अरे अभी तो गाड़ी की लाइट सही थी, अब ये जलने बुझने क्यों लग गई और दरवाजा भी बंद हो गया। खोलने की कोशिश करता हूँ। ये कहते ही कुली मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं खुलता। तभी चुड़ैल कहती है, पूरी जान लगा देगा तब भी तुझसे ये दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन है यहाँ जो मुझे जाने नहीं दे रहा? अरे अरे खोले से। मुझसे इंट्रोडक्शन करना चाहता है तो ले, मैं आ गई। चुड़ैल, अरे छोड़ दो मुझे जाने दो। क्यों मुझे यहाँ बंद कर दिया है? अरे मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे जानते हो ना। ओहो, अब भी नहीं पहचाने क्या? चलो मैं याद दिलाती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उसे कुछ ऐसा बोलती है जो उस कुली को याद आ जाता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें ठिकाने लगा दिया था। नहीं, तुम वो नहीं हो, जरूर कोई मजाक कर रहा है। हमारे साथ बताओ कौन मजाक कर रहा है? कौन हो तुम? मेरे पास क्या एक यही काम है कि तुझे मैं यकीन दिलाते फिरूं? मारने आए हो तुझे, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उसे मार देती है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी जिसे देखकर ये कुली डर जाता है और क्यों वो उसे मार देती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही स्टेशन पर मौजूद वो लोग जो चुड़ैल की हरकतों को महसूस कर पा रहे थे, चुड़ैल उन्हें भी मार डालती है। और जब मालगाड़ी दूसरे स्टेशन पर जाती है तो चुड़ैल वहां के मालगाड़ी में सामान रखने वाले कुलियों को भी मार डालती है।
अगले दिन मालगाड़ी जब उसी स्टेशन पर वापस आती है तो उसे दो कुली रमेश और नरेश दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें भी मालगाड़ी में बंद कर गुस्से से पटकती है, उन्हें लाइट बंद करके डराती है, फिर सामने आकर कहती है, तो कैसे हैं आप लोग? ये डेकोरेशन अच्छी लगी, मेरा मतलब है लाइटिंग। तुम डरे तो नहीं लाइट जलने बुझने से? तुम वापस कैसे आ सकते हो? हमने तो तुम्हें मार दिया था ना? हाँ, मार दिया था, इसीलिए अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। और अब तुम्हें मैं इसी तरह मारूंगी जैसे तुमने मुझे मारा था। देखो हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो जाने अनजाने में हमसे हो गया था। मुझे माफ कर दो, हमें छोड़ दो। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते ही सुरेश उस मालगाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर उससे नहीं खुलता। मालगाड़ी में कोई शीशा नहीं था जो वो बाहर के लोगों से मदद मांग सके, इसलिए वो पास से लोहे की रॉड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी वो दोनों भाग जाते हैं। ये भाग कैसे गए? कैसे खुल गया इनसे ये दरवाजा? मार डालूंगी इन्हें। ये बोलते ही चुड़ैल उन्हें पकड़ने के लिए भाग जाती है। वो दोनों कुली भी पब्लिक में जाकर छुप जाते हैं। अरे प्लीज हमें बचा लीजिए, हम लोग को बचा लीजिए, वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे क्या चुड़ैल? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए। कहाँ छुपे बैठे हो डरपोक लोग? पल्लों की आड़ में, औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हो? सामने आओ, जैसे उस दिन सामने आए थे। अगर कोई भी उन दोनों को बचाएगा तो मैं उसे भी मार डालूंगी। अरे तुम उन मासूम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? इन दोनों ने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला था, इसीलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उस दिन की बात है, मैं बहुत गरीब थी। अपने बच्चों के लिए जैसे तैसे मुझे कुली की नौकरी मिल गई और मैं काम करने लग गई। जैसे तैसे बोरी उठाकर मालगाड़ी से सामान उतार लिया करती थी। तभी ये तीनों कुली मेरे पास आए। अरे भला किसी नाजुक कमसिन औरत पर ये बोरी उठाने वाला काम शोभा देता है क्या? और क्या, क्यों कर रही हो ये नौकरी? अच्छा खासा मैंने अपने दोस्त के लिए बात कर ली थी, लेकिन अधिकारियों ने इसको काम पर रख लिया और मेरा दोस्त रह गया। बेहतर होगा तुम ये नौकरी छोड़कर चली जाओ। देखिए, ये काम मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मजबूरी में। बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अरे ये ऐसे नहीं मानेगी, चलो। ये बोलकर तीनों चले जाते हैं। रात के समय स्टेशन पर कोई भी नहीं था। शालू बचा हुआ सामान मालगाड़ी में रख रही थी। तब तीनों आकर मालगाड़ी को बंद कर देते हैं और जोर जबरदस्ती करके उसे मार डालते हैं। शालू के मरने से तीनों डरकर उसकी लाश को मालगाड़ी की बोरी में ही डाल देते हैं, जिससे किसी को भी उन पर शक न हो, और मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। तब से मेरी आत्मा उस मालगाड़ी में भटक रही है। जब तक मैं इनको नहीं मार लेती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे इन दोनों कुलियों ने इस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी की है। पकड़ो इन्हें और मारो। नहीं, ये मेरे शिकार हैं, मैं ही इन्हें मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल बेरहमी के साथ उन दोनों को मार डालती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। बारिश में बर्तन बेचने वाली प्रेग्नेंट औरत। सुधा अपने पति राजीव के संग कोपासराय गांव में रहती थी। उस दंपत्ति के ब्याह को साल बीतने को आया था कि सुधा के पांव भारी हो जाते हैं। अजी, तुम बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हो। पिता बनने की खबर सुनकर राजीव खुशी से झूम उठता है और सुधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, सुधा, अरे कुछ महीनों के बाद हम 2 से 3 हो जाएंगे, इसलिए मुझे अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारा भरसा ख्याल रख पाऊं। राजीव किसानी करके घर का गुजर बसर बड़े ही आसान तौर से चलाया करता था। 3 महीने के भीतर जैसे उनकी खुशियों को नजर लग गई। उनके दोनों पांव ट्रैक्टर की दरांती के बीच में आने के चलते उसे अपंगता का दीमक लग गया। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ ही क्यों किया? इस गर्भावस्था में तूने मुझ पर ये ढया क्यों डाली? राजीव के पैर अब रहे नहीं, ऐसे में मुझे ही उनका हिम्मत बनना पड़ेगा। मगर मैं तो खेती बाड़ी में जरा भी निपुण नहीं। पास में सिर्फ ये आखिरी चंद पैसे बचे हैं। दहलीज पर बैठी सुधा का मन चिंता के समंदर में गोते लगा रहा था। तभी एक औरत ठेला लेके वहां आती है।
लोहे प्लास्टिक के बर्तन के बदले ले जाओ कीमत। एकाएक सुधा की नजर कबाड़ी वाले के ठेले पर पड़े बर्तनों पर जाकर रुकती है और वो कहती है, बचपन में पिताजी ने मुझे ये सिखाया था कि टूटे फूटे बर्तनों को नया कैसे किया जाता है। अब ये कबाड़ के बर्तन ही मेरे घर का भार उठाएंगे। सुधा उस कबाड़ वाली से सारे बर्तनों की मांग करते हुए कहती है, अरे ओ कबाड़ी वाली, ये सारे बर्तन का क्या मोल लोगी? मुझे ये बर्तन चाहिए। पहला कोई ग्राहक देखा मैंने जो कबाड़ बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहता है। 50 का रोकड़ा दो और ले जाओ सारे बर्तन। कबाड़ वाली सुधा से बर्तन बेच देती है। फिर गर्भवती सुधा घर की चौखट पर बैठकर उन टूटे टूटे बर्तनों को पीट पीट कर कहती है, इन टूटे फूटे बर्तनों को मैंने पतली चादर तो बना ली, अभी इनको सुंदर बर्तनों का आकार दिए देती हूँ। सुधा अपने गुणों का प्रयोग करके कबाड़ के उस बर्तन को नए और अद्भुत सांचे में ढालकर कई आकर्षक बर्तन बनाकर कहती है, सुनो जी, मैं इन बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ, सांझ तक लौट आऊंगी। सुधा, कैसा बेबस पति हूँ मैं। जिस गर्भावस्था में तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है उस घड़ी तुम काम कर रही हो। अजी चिंता मत कीजिए, मेरे भीतर पल रहा बच्चा एकदम सुरक्षित है। सुधा मॉनसून के माह में बर्तनों से भरी टोकरी माथे पर लादकर उन्हें बेचने की खातिर निकल पड़ती है। बर्तन ले लो, सस्ते सस्ते बर्तन ले लो। सुधा गांव गांव घूमकर बर्तनों को बेचने की खातिर आवाज लगाती है। तभी आसमान काले बरसाती बादलों से उमड़ घुमड़ जाता है, जिसे देख सुधा कहती है, सवेरे से सांझ होने को आ गई है मगर अब तक मेरे एक भी बर्तन नहीं बिके। अगर ऐसे हालत में मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे भीतर पल रहे बच्चे का विकास रुक जाएगा। अचानक मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है, मगर सुधा अपने भीतर पल रहे बच्चे की खातिर बरसात को मात देकर बचते बचाते एक बर्तन की दुकान पर जा पहुंचती है। साहब, मेरे इन बर्तनों को खरीद लीजिए। देखिए ये सारे बर्तन बहुत ही टिकाऊ हैं। यकीन नहीं तो फिर इस हांडी का भार परख कर देख लीजिए। अरे बर्तन तो भले हैं मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं दूंगा। जो भी बन पड़े वही दे दीजिए। इन बर्तनों को बेचकर जो भी मिलेगा इससे अपने भीतर सांस ले रहे जान को बचा तो सकूंगी। दुकानदार सुधा के सारे बर्तनों को खरीद लेता है। सुधा पैसे को मुट्ठी में कसकर बारिश में भीगते भागते घर लौटकर कंपकपाते हुए कहती है, मुझे जल्दी से इस बरसात से खुद को बचाना होगा। अगर एक बार मुझे सर्दी लग गई तो वह सर्दी मेरे भीतर पल रहे बच्चे में निमोनिया पैदा कर सकती है। सुधा झटपट कपड़े बदलकर रसोई घर में जुट जाती है। बर्तन बेचकर ही आज मेरे घर का चूल्हा जल पाया है। अब इन बचे खुचे पैसे से मैं कल ढेर सारी मात्रा में पुराने बर्तन खरीदकर उन्हें नया आकार देकर बेचूंगी। अगली सुबह उठकर सुधा खिड़की से बाहर झांकती हुई कहती है, ये सावन भादों का दिन एकदम आफत मचाने को आता है। बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझे इस बरसात में भीग कर ही भंगार की दुकान की दूरी तय करनी होगी। सुधा बारिश में भीगकर भंगार के यहाँ से नाकाम बर्तनों को खरीद कर आकर कहती है, भले ही ये बर्तन कबाड़ वालों के लिए नाकाम है मगर मेरे खातिर ये बड़े काम आने वाली हैं। सुधा चूल्हे में पड़ी राख को निकालकर बर्तनों पर उड़ेलकर उन्हें साफ करती हुई कहती है, ये चूल्हे की राख इन बर्तनों के मैल को खाक कर देगी, क्योंकि इस राख में फास्फोरस के तत्व मौजूद हैं जो इन बर्तनों के जिद्दी कालेपन को मिटाने में तेजाब का काम करेंगे। वो बर्तनों को मांज धोकर नई सिरे से तैयार करती है, जिसके साथ बर्तन एकदम हीरे के जैसे चमक उठते हैं। फिर वो उन बर्तनों को बेचने गांव पहुंच जाती है। बर्तन ले लो, सस्ते टिकाऊ बर्तन ले लो। बर्तन बेचने की आवाज सुनकर सुरभि बाहर आकर कहती है, अरे ओ बर्तन वाली, जरा दिखाना तो कैसे कैसे बर्तन है तुम्हारे पास। सुधा उसके पास आकर बर्तन दिखाते हुए कहती है, ये देखो दीदी, ये तसले, ये प्यारी सी कढ़ाई और ये मजबूत पैंदे का पतीला। एक बार इन बर्तनों को खरीद लिया तो समझो सालों साल की छुट्टी। सुरभि उसकी बोली से संतुष्ट होकर बर्तनों को निहारते हुए कहती है, बर्तनों की जात देखकर तो बर्तन एकदम सही जान पड़ रहे हैं। बताओ फिर इन सारे बर्तनों का क्या मोल लगाओगी? जी सारे बर्तनों के 1000 रुपए दे दीजिए। अरे इतने सारे बर्तनों की कीमत बस 1000 रुपए? ठीक है, ये लो। जैसे ही पैसे लेकर सुधा घर की तरफ निकलती है, वो रास्ते में बरसात के बीच फिर घिर जाती है। न जाने आज ये बादल इतनी जिद्दी रुझान क्यों दिखा रहे हैं। सुधा बारिश में लिपटी घर पहुंचकर कामधाम निपटाती है। अब हर एक दिन वो पुराने बर्तन खरीद कर उन्हें नए करके बेचकर अपने अपंग पति और अपने भीतर पल रहे बच्चे का पालन पोषण करती है। देखते ही देखते वो गर्भावस्था के 7वें महीने में कदम धरकर कहती है, 7वां महीना लग चुका है। ऐसे में अब मेरा ज्यादा भार उठाना मेरे बच्चे के खातिर खतरनाक हो सकता है। अगर मैं घर बैठ गई तो दाना पानी चलाना दूभर हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे तो जुड़ ही गए हैं।
जिससे मैं बर्तनों को ठेले पर बेचूं। बर्तन बेचकर जोड़े हुए पैसे से सुधा अब ठेले पर बर्तन बेचने लगती है। गांव के लोग अब उसी से बर्तन खरीदा करते थे। इस प्रकार सुधा का जीवन पटरी पर आने लगा था। कुल मिलाकर मेरे पास अब इतनी रकम जुड़ गई है जिससे कि मैं थोक में नए बर्तन खरीदकर उन्हें बेच सकूं। तकरीबन 1 महीने बीत जाने के बाद सुधा अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने को पार करते हुए अंतिम महीने में कदम धरने के साथ बर्तन की दुकान की नींव रखती है, जहां सत्यनाथ नाम का पहला ग्राहक आता है। कहिए, कौन सा बर्तन दिखाऊं? पीतल का, तांबे का, स्टील या एल्यूमिनियम का? अरे भाई, ब्याह में चढ़ाने वाला तांबे का सेट दिखाओ। सुधा एक सभी बर्तनों को दिखाती है। ग्राहक बर्तन खरीदकर उसे दाम चुकता करके चल देता है। तभी सुधा उसे रोक कर कहती है, भाई साहब, अगर किसी को शादी ब्याह के खातर हांडी सेट की जरूरत लगे तो उन्हें इस बर्तन की दुकान का पता दे देना। यहाँ शादी ब्याह में भाड़े पर भी बर्तन उपलब्ध हैं। अच्छा जी, जरूर। महीने भर के भीतर सुधा के बर्तन की दुकान थोक दाम के चलते सुर्खियों में आ जाती है, जिससे अब हर दिन उसे खूब कमाई होती है, जिससे वो अच्छा खासा घर बनाकर साथ में अपने पति का भी भरसक इलाज कराती है। फिर वो एक बेटे को जन्म देती है और उसे अच्छी परवरिश के साथ बड़ा लिखाकर बड़ा करती है, जिसका पूरा श्रेय गर्भावस्था के मार झेलकर उन दिनों में किए गए सिर्फ उसके हाथों से बने बर्तन को जाता है। दोस्तों, किसी काम को सच्चे लगन के साथ करो तो कामयाबी एक ना एक दिन हमारे कदम जरूर चूमती है।